नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो प्यारे मित्र, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने वाला है और आज हम वो सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगातार हर बार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो बिना बातचीत किए हुए चलिए प्यारे मित्र, हम क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं और अगर आज इतने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को अगर आपने पढ़ लिया तो आप 20 में 20 नंबर ऑब्जेक्टिव के 100% करके आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि शुक्ल युग की कला अवधि, यानी कि शुक्ल युग की जो काला अवधि है, यानी कि शुक्ल युग जो है वो कब से कब तक चला। ठीक है, तो 1850 से 1900 तक, 1900 से 1920 तक, 1919 से 1938 तक या 1938 से 1947 तक। तो प्यारे मित्र ये हो जाएगा 1919 से 1938 तक। शुक्ल युग 1919 से 1938 तक चला। उसके बाद में दूसरा प्रश्न, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, राधाकृष्ण दास। तो पहला विकल्प बिल्कुल सही होगा, रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार। अगला प्रश्न है कि छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम? रामधारी सिंह दिनकर। इसमें विकल्प नंबर 3 आपका बिल्कुल सही होगा, रामधारी सिंह दिनकर छायावादोत्तर युग के ये प्रमुख कवि होने वाले हैं। अगला प्रश्न आपका होने वाला है कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार, तो भैया पहला है डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद या फिर हजारी प्रसाद, बाबू गुलाब राय, इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प नंबर तीसरा आपका बिल्कुल सही होगा, बाबू गुलाब राय शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार होने वाले हैं। वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक आप देखते रहिएगा, अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न है, गोदान किस युग का उपन्यास है? गोदान है जो वो किस युग का उपन्यास है? शुक्ल युग, शुक्लियोत्तर युग, द्विवेदी युग या फिर आधुनिक युग? तो प्यारे मित्र विकल्प पहला आपका सही होगा, गोदान जो है वो शुक्ल युग का क्या है? उपन्यास है। और इसके लेखक की बात की जाए तो इसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी होने वाले हैं। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र जी। अगला प्रश्न आपका है कि लहरों के राजहंस, ठीक है, अगला प्रश्न है कि लहरों के राजहंस, इसके लेखक कौन है भैया? लहरों के राजहंस इसके लेखक कौन है? तो प्यारे मित्र इसके लेखक हो जाएंगे मोहन राकेश। याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार कई बार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला, बार बार पूछे जाने वाला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लहरों के राजहंस के जो लेखक हैं वो कौन है? मोहन राकेश हैं। अगला प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कि नाटक विधा के लेखक, ठीक है, नाटक विधा के लेखक कौन है? नाटक विधा के लेखक कौन है प्यारे मित्र? बद्रीनारायण चौधरी, श्रीनिवास दास, ठीक है, जैनेन्द्र कुमार, कृष्णा सोवती। तो प्यारे मित्र पहला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, बद्रीनारायण। ये नाटक विधा के लेखक है। भैया विधा से संबंधित बहुत प्रश्न पूछा जाता है, तो जो भी विधा से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कि कौन सा किस विधा से रिलेटेड है, कौन सा किस विधा से। अगला प्रश्न है कि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध ठूठा आम, ठेले पर हिमालय, दृष्टिकोण या फिर नदी के द्वीप? तो प्यारे मित्र भगवत शरण उपाध्याय द्वारा जो रचित निबंध है वो ठूठा आम है। ठूठा आम किसने लिखा? भगवत शरण उपाध्याय ने। कृति कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद्र, राम कुमार वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। तो याद रखिएगा कृति कंकाल, ठीक है ना, कृति कंकाल के जो लेखक हैं वो कौन है? जयशंकर प्रसाद जी होने वाले हैं। अगला है कि रस मीमांसा के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगवत शरण उपाध्याय या फिर जयप्रकाश भारती? तो याद रखिएगा कि रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी होने वाले हैं। विकल्प नंबर का सही होगा। अगला है कि निम्न में रीतकाल की कला अवधि बताइए। ठीक है, रीतकाल कब से कब तक चला? 1643 से 1843, 1343 से 1643, 743 से 1343 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 1643 से लेकर के 1843 तक हमारा रीतिकाल चला। बहुत महत्वपूर्ण है, जो सन वाले क्वेश्चन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से इनको आप समझिएगा। अगला है कि रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? केशवदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य देव या फिर भिखारी दास? तो विकल्प ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि केशवदास। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है भैया? केशवदास होने वाले हैं।
अगला है कि केशव दास की रचना, केशव दास की रचना कौन सी है? रामचंद्रिका, भक्तमाल, सुदामा चरित या फिर जगनिक? तो केशव दास की रचना होने वाली है रामचंद्रिका। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विकल्प नंबर पहला आपका सही होगा। केशव दास की रचना का नाम है रामचंद्रिका। कभी कभी आपको लेखक देकर के रचना पूछ लेता है, कभी कभी रचना देकर के लेखक पूछ लेता है। मान लीजिए पूछ लिया गया होता कि केशव दास द्वारा रचित एक रचना का नाम बताइए, तो आप लिख देते रामचंद्रिका। लेकिन यहां पर पूछा गया कि इसके रचनाकार कौन है, तो केशव दास हो जाएंगे। ठीक है। अगला है साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? तो भैया साकेत महाकाव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, हरिऔध या फिर नागार्जुन? तो इसकी रचना करने वाले का नाम है मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है छायावादी युग के प्रमुख लेखक, छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है? तो यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा, राम कुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो छायावादी युग के जो प्रमुख लेखक है वो राम कुमार वर्मा है। जितने भी युग हैं उनको बहुत ध्यान से याद रखिएगा। छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन हैं? आपके राम कुमार वर्मा जी होने वाले हैं। और अगला क्वेश्चन है पनास वन के रचनाकार कौन है? पनास वन के रचनाकार कौन है? भूषण, नरेंद्र वर्मा, श्रीधर पाठक, मीराबाई? तो भैया विकल्प नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है, विकल्प नंबर आपका बी नरेंद्र शर्मा। ठीक है, पनास वन के जो रचनाकार हैं वो कौन है? नरेंद्र शर्मा होने वाले हैं, यानी कि विकल्प बी आपका सही होगा। तो ये आपने बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को पढ़े। अभी हम आपको कुछ और महत्वपूर्ण विकल्प बताने वाले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा अंबर अच्छा, उससे पहले भी एक क्वेश्चन ये वाला है कि हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में अलंकार कौन सा है? ठीक है, तो हरिमुख मनहु, ठीक है, मन मानो जन जानो, अगर इस तरह से कोई शब्द कहीं पर आता है तो भैया वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगला है कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी, यहाँ पर भैया रूपक अलंकार हो जाएगा। रूप की विशेषता हो रही प्यारे मित्र, रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न आपका है कि परि उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। परि उपसर्ग, भैया उपसर्ग का मतलब होता है कि जो भी शब्द दिया रहेगा वो शब्द आगे लगा करके एक आपको शब्द बनाना है। जैसे परि उपसर्ग लगा करके सही शब्द बनाना है, तो ऐसा कोई शब्द जिसके आगे आप परि जोड़ दें और वो शब्द बन जाए। तो जैसे कि परिपूर्ण है, परामर्श है, पुरुषोत्तम है, परीक्षण है, तो आप देख पा रहे हैं कि परिपूर्ण में आगे परि लगा हुआ है, इसलिए विकल्प ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि अपव्यय में उपसर्ग, अपव्यय में उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब हुआ ऐसा अक्षर जो आगे लगा हो। ठीक है, ऐसा अक्षर जो आगे लगा हो। तो भैया अपव्यय में आगे क्या लगा है? अप लगा है, यानी कि विकल्प तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ता प्रत्यय युक्त शब्द है। ता प्रत्यय, प्रत्यय भैया वो होता है जो शब्द में लगता है पीछे और उपसर्ग लगता है शब्द में आगे। तो इसमें आपको ऐसा शब्द ढूंढना है जिसके पीछे लगा हो ता। तो कवित्व ये तो नहीं है, ठीक है, उचित ये भी नहीं है, लघुता ये हो जाएगा, लघुता देखिए पीछे लगा हुआ है ता, और प्रत्यय का मतलब होता है ऐसा अक्षर जो शब्द में पीछे लगा हो। आगे है अच्छ शब्द का तद्भव, अच्छ शब्द का तद्भव, तो इसका तद्भव होगा आंख, भव नहीं होगा, कान नहीं, दांत नहीं, इसका शब्द तद्भव क्या हो जाएगा? आंख हो जाएगा। अगला है कि सोना शब्द का पर्यायवाची, तो भैया सोना शब्द का पर्यायवाची होगा हेम हिरण्य। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? हेम हिरण्य। बाकी क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में, ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में माता शब्द का पर्यायवाची शब्द, माता शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा विकल्प आपका ए बिल्कुल सही होगा। अम्बा होता है, मात होता है, लेकिन भ्रात और मीत नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब मित्र होता है। भगिनी ये बहन के लिए होता है। तीर पन्भा ये भी नहीं होगा। विकल्प ए बिल्कुल सही होगा, अम्बा और माता। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि इत्यादि, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद होगा इति धन आदि। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, इत्यादि शब्द का पर्यायवाची। ठीक है, तो इति धन आदि याद रखिएगा, इत धन यादि। ठीक है, इत धन यादि। इसमें संधि की बात करें तो यण संधि हो जाएगी। इत्यादि में कौन संधि? यण संधि हो जाएगी। अगला है पठिष्यस्य रूप है पठ धातु का, तो भैया पठिष्यस्य शब्द जो है पठिष्यस्य
ये है लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, यानी विकल्प ए इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा, लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। तो जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा।